हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरसीएल क्लासेस पर। आज मैं आपके लिए 500 जनरल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। फ्रेंड, मैंने सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड लिया है और अच्छे लेवल का लिया है। वही क्वेश्चन लिया है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। फ्रेंड, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हर नई वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फ्रेंड, ये 500 जनरल साइंस के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी एग्जाम का पेपर देने जा रहे हो तो बस एक बार इस वीडियो को देखकर जरूर जाइए। यहाँ से डेफिनेटली बहुत ही प्रश्न देखने को मिलेंगे, एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, क्यों होता है? फ्रेंड, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो प्रश्न है, उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। और यहीं पे बैगनी रंग की बात करते हैं तो बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने की थी। फ्रेंड, 3 वैज्ञानिक से, तीनों संयुक्त रूप से मिलकर किए थे। हेनरी बेकरल हो गए और पी क्यूरी हो गए और एम क्यूरी हो गए। ठीक है, तो इनका भी नाम याद रखिएगा, यदि ऑप्शन में आता है तो ये भी आपका आंसर सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2 समतल दर्पण एक दूसरे से 60 अंश के कोण पर झुके हैं तो इनके बीच रखे गए गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या होगी। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 समतल दर्पण एक दूसरे से 60 अंश के कोण पर झुके हैं, इनके बीच एक गेंद के प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो फ्रेंड, इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है? 360 बटे थीटा माइनस 1। ठीक है, थीटा आपको प्रश्न में देगा 60 अंश से 50 अंश या जितना भी अंश कहेगा। ठीक है, तो यहाँ उसका मान रख देंगे। तब यहाँ थीटा की जगह हम क्या रख देते हैं? 60 रख देते हैं और माइनस 1। तो 0 से 0 कटा दीजिए और 6 से 6 छड़े के 36, तो 6 माइनस 1 आता है, बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 5 प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक है, तो यही फार्मूला है प्रतिबिंबों की संख्या निकालने का। अगला प्रश्न है, पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? तो पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह का बर्ताव करता है? अवतल लेंस की तरह बर्ताव करता है। अगला प्रश्न है, इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो किसकी समान होती है? विशिष्ट गुरुत्व की इकाई की मात्रा समान होती है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो फ्रेंड, इसका दोगुना होता है। ठीक है, इसका दोगुना होता है। जैसे 4 मीटर प्रति सेकंड की वेग से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? 8 मीटर से हो जाएगा। इसका 4 में 2 का गुणा कर देंगे। ठीक है, यदि यहाँ 5 होगा तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड से आता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो उत्तल दर्पण लगा होता है, जिससे ड्राइवर क्या करता है? पीछे के आने वाली गाड़ियों को देखता है। ठीक है, और अवतल दर्पण की बात करते हैं तो अवतल दर्पण का यूज किस में होता है? टार्च में, सर्च लाइट, हेडलाइट और सेविंग मिरर में होता है। ठीक है, अवतल दर्पण का यूज होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? उपधातु कहलाते हैं। जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाएंगे उसे हम उपधातु कहेंगे। अगला है क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस हैं वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? इस्पात में होती है। उसके बाद किसमें होती है? द्रव में होती है। और उसके बाद किसमें होती है? गैस में होती है। ठीक है, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। और इस्पात में कितनी होती है? इस्पात में बहुत अधिक होती है, 5130 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, तो इसीलिए इस्पात में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
एक व्यक्ति घूमते हुए स्टील पर बाहें फैलाए खड़ा है। एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग होगा। स्टूल का कोणीय वेग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यदि एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है और एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है तो इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई देगी या नहीं देगी? तो इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी। ठीक है फ्रेंड, यदि चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है तो इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण है। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है? पलायन वेग का न होना है। ठीक है, चंद्रमा पे पलायन वेग बहुत ही कम है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। उसका आवर्तकाल कितना बढ़ जाएगा? 2% बढ़ जाएगा। देखिए फ्रेंड, उसका फार्मूला होता है आवर्तकाल का T बराबर 2π√L/g होता है। तो लंबाई को कह रहा है कि 4% बढ़ा दी जाए, तो लंबाई को जब 4% बढ़ाया जाएगा, यल की जगह हम 4 रखेंगे और जब इसका स्क्वायर रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसलिए कितना बढ़ जाएगा? 2% केवल बढ़ेगा, उसका कम ही बढ़ेगा। ठीक है, अब उसी तरह से यदि कह दें कि 9% बढ़ा दी जाए तो उसकी लंबाई कितनी, उसका आवर्तकाल कितना बढ़ जाएगा? तो 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 होता है तो कितना हो जाएगा? 3% बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल होगा। झूले का आवर्तकाल क्या होगा? उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, कह रहा है कि एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। यदि वहीं एक लड़की आकर उस पर क्या होती है? खड़ा हो जाती है तो उसके आवर्तकाल क्या होगा? घट जाएगा। यदि आकर लड़की उस पर खड़ा हो जाती है झूले पे तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? घट जाएगा। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव है। यह किसके द्वारा संभव है? अनुनाद के कारण ये संभव है। ठीक है, हम रेडियो में क्या करते हैं? घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव है। अनुनाद के कारण ये संभव है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? जल के प्रवाह की दर हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, ये किसके सिद्धांत पे कार्य करता है? तो ये बर्नौली प्रमेय के सिद्धांत पे काम करता है वेंचुरी मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है, क्यों नाचती रहती है? चौराहे पर आप लोगों ने देखा होगा कि फुहारे पे एक गेंद को रखा जाता है जो क्या करती है? वो नाचती रहती है। क्यों नाचती है? क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़कर आधी रह जाए तो दिन होगा। पृथ्वी पे दिन कितने घंटे का होने लगेगा? यदि पृथ्वी की जो त्रिज्या इस समय है, यदि वो त्रिज्या सिकुड़कर आधी हो जाए और द्रव्यमान वही रहे तो दिन पृथ्वी पे दिन कितने घंटे का होगा? 12 घंटे का होने लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 होता है फ्रेंड, 11.2 है, यहाँ गलत दिया हुआ, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पृथ्वी पर पिंड कभी नहीं लौटेगा। ठीक है, पृथ्वी का पलायन वेग होता है कितना? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है और इसके हिसाब से यदि किसी भी पिंड को फेंका जाएगा तो पृथ्वी पर वो कभी लौट के नहीं आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उपग्रह के समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? उपग्रह के समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? तो स्प्रिंग की घड़ी उसे प्रयोग करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण होगा। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण होगा। कितना होगा? 2% घट जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दाब का मात्रक है। दाब का मात्रक क्या है? पास्कल है। ठीक है, दाब का फार्मूला क्या होता है? P बराबर F/A इसका फार्मूला होता है। अगला क्वेश्चन है,
खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए। खाना पकाने का बर्तन कैसा होना चाहिए? उच्च विशिष्ट ऊष्मा का और निम्न चालकता होनी चाहिए। ठीक है, उच्च विशिष्ट ऊष्मा तथा निम्न चालकता का होना चाहिए बर्तन जिसमें हम खाना बना रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप होता है। जब झरने में जल ऊंचाई से गिरता है तो जल का ताप क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है, कितना होता है? 0.0 केल्विन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो किससे हुई है? ग्रीस भाषा के शब्द से हुई है। अगला क्वेश्चन है, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिव धार्मिकता की इकाई का नाम क्या है? क्यूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? बैगनी की होती है। और वहीं सबसे अधिक की बात करें कि किस तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, तो क्या होगा? लाल होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप होगा, क्या होगा? बढ़ जाएगा। कमरे का ताप क्या होगा? बढ़ जाएगा। ये ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर काम करता है। किस पे काम करता है? ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। कौन कौन होता है? इसका एक फार्मूला है VIBGYOR। ठीक है, तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 कलर उसमें होते हैं इंद्रधनुष में। अगला क्वेश्चन है, सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? 2 सेकेंड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? बंगलौर में स्थित है। ठीक है, अगला है, पराध्वनि विमानों की चाल होती है। पराध्वनिक विमानों की चाल होती है, कितनी होती है? ध्वनि की चाल से अधिक उनकी चाल होती है। ठीक है, उसमें कौन कौन से आ जाएंगे? उसमें आ जाएगा जो लड़ाकू विमान होता है वो आ जाएगा। ठीक है, लड़ाकू विमान की चाल क्या होती है? ध्वनि की चाल से अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर ऊंचाई होती है भू स्थिर उपग्रह की। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र में विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? चिकित्सा शास्त्र में विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो हिप्पोक्रेट्स की शपथ दिलाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? कार में रेडिएटर का कार्य क्या होता है? इंजन को ठंडा करना इसका काम होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का ताप होता है। मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अगला है, दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को क्या होता है? दूरदृष्टि का जो व्यक्ति पीड़ित होता है उसको क्या होता है? निकट की वस्तु दिखाई नहीं देता है। वहीं यदि निकट दृष्टि दोष का व्यक्ति होगा तो उसको दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है और निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है, किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो लेंस होगा। यदि कोई किताब है और उस पर यदि एक हम लेंस रखा हुआ है और इस लेंस को ऊपर उठा रहे हैं, जो उस पर जो अक्षर लिखे हुए हैं किताब पे, वो अक्षर का आकार बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो कौन सा लेंस हो सकता है? वो उत्तल लेंस होगा। ठीक है, यदि छोटा प्रतीत होगा तो कौन सा होगा? अवतल लेंस हो जाएगा। ठीक है, अगला चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस होगा, कौन होगा? अवतल लेंस होगा। ठीक है, किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो कौन सा होगा? अवतल लेंस होगा, अभी हम बताएं ऊपर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तारे टिमटिमाते हैं। तारे किस कारण टिमटिमाते हैं? अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है? आवेश रहित कण कौन होता है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में से कौन होता है? न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है। न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? शारीरिकी कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। और अपवर्तनांक सबसे कम किसका होता है? लाल रंग का होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। ठीक है। और उत्तल लेंस की क्षमता की बात करते हैं तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक होती है। और अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित है। किसके सिद्धांत पर आधारित होती है? तो रेडियो तरंगों का अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित होती है रडार की कार्यप्रणाली। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? न्यूटन के गति के नियमों के अनुसार कौन सा कथन सत्य होना चाहिए? कोई ऑप्शन दिया होगा। ठीक है। तो द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात होती है। ठीक है। द्वितीय नियम से किसकी परिभाषा ज्ञात होती है? बल की परिभाषा ज्ञात होती है। और तीसरा नियम क्या होता है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। और पहला नियम क्या होता है न्यूटन का? जो कि जड़त्व की परिभाषा बतलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति में स्थित किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? तो ये पहले नियम हो गया, न्यूटन का प्रथम नियम हो गया, उसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि उसका क्षेत्रफल अधिक हो जाए, और क्षेत्रफल अधिक होने से दाब क्या होगा? घट जाएगा। और दाब का फार्मूला क्या होता है? P बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है। तो जब क्षेत्रफल अधिक होगा तो दाब क्या हो जाएगा? P घट जाएगा। तो इसीलिए सलाह दी जाती है उसको लेट जाने की। अगला क्वेश्चन है, बर्फ़ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। टुकड़े आपस में क्यों चिपक जाते हैं? क्योंकि उनका दाब बढ़ने से गलनांक क्या होता है? घट जाता है। दाब बढ़ने से गलनांक घट जाता है और बर्फ़ पिघल के आपस में चिपक जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवहन के सिद्धांत पर कार्य करता है। संवहन क्या चीज़ है? ऊष्मा के स्थानांतरण या संचरण की एक विधि है। अगला क्वेश्चन है, एक टेलीविज़न में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है? तो किस प्रकार के वैद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है? हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है। मीथेन किस ग्रह के वायुमंडल में उपस्थित है? तो बृहस्पति के वायुमंडल में उपस्थित है मीथेन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन के पाचक में सहायक एंजाइम है। प्रोटीन के पाचक में कौन सा एंजाइम सहायक है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन के पाचक में सहायक है। अगला क्वेश्चन है, उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पालिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं। तो लोग किस रोग से पीड़ित होते हैं? पालिश किया हुआ चावल खाने पे बेरी रोग से पीड़ित होते हैं। और बेरी रोग किस कमी से होता है? विटामिन बी की कमी से होता है। तो चावल को पालिश करने पे विटामिन बी क्या होता है? उसमें से नष्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान महसूस होती है? तो मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के एकत्रित हो जाने से थकान महसूस होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष क्या होता है? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? तो फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो किस पदार्थ की बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है कहलाती है, उसको हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। अगला है, अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी?
अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? अवतल दर्पण का हम प्रतिबिंब देखते हैं, ऐसे है कोई अवतल दर्पण है तो इसका प्रतिबिंब अनंत पे बनता है। जब यहाँ हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ये प्रकाश इस पे जाएगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और इसका जो इमेज बनेगा कहाँ बनेगा? अनंत पे बनेगा। अगला क्वेश्चन है, वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है कहलाती है? क्या है वो? जिंक है। जिंक को जब अम्ल और क्षार के साथ जब क्रिया कराया जाएगा तो हाइड्रोजन निकालेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? किसने किया था? लामार्क ने किया था तथा ट्रेविरेनस ने किया था। अगला है, कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला है, प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर पदार्थ कहलाता है? क्या कहलाता है? जो पदार्थ एक ही परमाणुओं से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। अगला है, दो या दो से अधिक तत्वों के एक मात्रा के एक विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करके बना पदार्थ क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? कोई ध्वनि है उसके आवृत्ति में उतार चढ़ाव हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? डॉपलर का प्रभाव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को क्या कहते हैं? तो एक सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को हम क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी। तो ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उतना ही रहेगी, 332 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगी, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, पार्सेक इकाई है। पार्सेक किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? तो सीसा धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक होता है, इसमें करंट फ्लो नहीं करता है। किस अधातु में धात्विक चमक पाई जाती है? किस धातु में अधात्विक चमक पाई जाती है? तो ग्रेफाइट में और आयोडीन में, नमक में क्या पाई जाती है? धातु जैसी चमक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस बराबर अणु उसके भरे हुए हैं, तो यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाता है तो सबसे पहले कौन सी गैस निकलेगी? तो कौन सी गैस पहले निकलेगी? हाइड्रोजन गैस पहले तेज़ी से निकलेगी। क्यों निकलेगी? क्योंकि हाइड्रोजन गैस हल्की होती है और हाइड्रोजन गैस को गुब्बारे में बढ़ने पर क्या होगा? गुब्बारा उड़ने लगेगा। अगला क्वेश्चन है, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं। क्यों नाचते हैं? क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण वो नाचते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पानी का घनत्व अधिकतम किस ताप पे होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे अधिकतम घनत्व होता है पानी का। अगला क्वेश्चन है, यदि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग होंगे। जब दो उपग्रह हैं एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं तो उनके वेग क्या होंगे? दोनों के वेग समान ही होंगे। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक छोटे पैकेट को छोड़ दिया जाता है तो उस पैकेट का क्या होगा? उस पैकेट का क्या होगा? उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करने लगेगा पैकेट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? यौगिक कौन है? अमोनिया क्या है? यौगिक होता है। अगला क्वेश्चन है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, कैंडेला किसका मात्रक है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, जल एक यौगिक है। जल का फार्मूला क्या होता है? H2O होता है। तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिले हुए हैं, तो जब दो चीज़ें मिलती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं, ठीक है। तो इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं? इसे यौगिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है। तो जीवधारियों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जूल किसकी इकाई है? जूल किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई है। अगला क्वेश्चन है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? 1971 में लागू की गई।
अगला क्वेश्चन है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं, क्यों उड़ते हैं? क्योंकि चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं। चमगादड़ क्या करते हैं? पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बर्फ में स्केटरिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक घट जाता है और जिससे वो चिपक जाते हैं। ठीक है, तो बर्फ का गलनांक घट जाता है दाब बढ़ाने से। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि वायु क्या है? एक मिश्रण है। वायु में कई गैसें मिली हुई हैं, इसलिए उसे हम क्या कहेंगे? मिश्रण कहेंगे। और स्टेनलेस स्टील है, ये धातु है, तो इसे हम क्या कहेंगे? मिश्र धातु कहेंगे। ठीक है, अगला है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है पर्यावरण का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है, फूलों के संवर्धन में विज्ञान को क्या कहते हैं? फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। फूलों का जिसमें अध्ययन किया जाता है उस विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होता है? बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक अस्थायी कण है? अस्थायी कण कौन है? न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन अस्थायी कण होता है, यह गतिशील करता रहता है, एक जगह स्थिर नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु नाभिक के अवयव हैं। परमाणु नाभिक में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों से मिलकर परमाणु नाभिक बना होता है। तो इसलिए कहा जाए कि परमाणु नाभिक के अवयव कौन कौन होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियाँ जो होती हैं सजावटी वाली, उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आर्बोरिकल्चर कहलाता है। ठीक है, आर्बोरिकल्चर है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष होता क्या है? जिसमें निकट की वस्तु दिखाई देती है और परंतु दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। अगला क्वेश्चन है, दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि में अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है और दूर दृष्टि में उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, और दूर दृष्टि होता क्या है? जिसमें दूर की वस्तु दिखाई देती है और नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देती है। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया से संबंध बल। न्यूटन गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल क्या होता है? हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। ये कौन सा नियम है? न्यूटन का तृतीयक नियम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, माइकोलॉजी में जिसका अध्ययन किया जाता है उसको कहा जाता है? माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो न्यूटन के तृतीय नियम के कारण संभव है। न्यूटन का तृतीय नियम है क्या? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। ठीक है, और रॉकेट का उड़ना भी तृतीय नियम में के ही अंतर्गत आता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका है? तो यह न्यूटन का कथन है, जो न्यूटन का प्रथम नियम है। ठीक है, और न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा और जड़त्व की परिभाषा मिलती है। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियन नाम सामान्यतः किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो न्यूक्लियन किसके लिए प्रयोग किया जाता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन एक है। पॉजिट्रॉन क्या है? पॉजिट्रॉन पे प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है? धन आवेश होता है। ठीक है, वहीं बात करें हम इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन की बात करें तो उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, वो न्यूट्रल होता है। अगला क्वेश्चन है, एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है? तो कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना, उसको हम क्या कहते हैं? एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं। जैसे किसान क्या करता है? किनारे किनारे सागवान या फिर अशोक का वृक्ष लगा देता है और बीच में गेहूँ और चावल का उत्पादन कर सकता है, तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे? एग्रो फॉरेस्ट्री कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, मैग्नेजाइट किसका अयस्क है? तो ये थोरियम का अयस्क है। अगला क्वेश्चन है,
बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का अयस्क क्या होता है? बॉक्साइट होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला है कार्नेलाइट किसका खनिज है? तो मैग्नीशियम का खनिज क्या है? कार्नेलाइट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गन मेटल में कौन कौन से अयस्क होते हैं? गन मेटल किसका अयस्क है? तो तांबा, टिन और जिंक का ये अयस्क है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है लहसुन की अभिलक्षणिक गंध का कारण है क्या है? सल्फर का उसमें उपस्थित होना। अगला क्वेश्चन है जल में आसानी से घुलनशील है। नाइट्रोजन जल में आसानी से घुल जाता है। अगला क्वेश्चन है भारी जल एक प्रकार का है क्या है? मंदक है। जैसे परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो अगला है इनमें से कौन सा कोलाइडी नहीं है? तो रक्त क्या है? कोलाइडी विलयन नहीं है। अगला क्वेश्चन है पनीर निम्नलिखित में से एक उदाहरण है। पनीर किसका उदाहरण होता है? जेल का उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं माचिस की तीली के एक सिरे पर लगा मसाला में किसका मिश्रण होता है? माचिस के एक तीली पे जो मसाला लगा होता है किसका मिश्रण होता है? तो लाल फास्फोरस और गंधक का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन है जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वो कौन है? आयोडीन ऑक्सीजन के प्रतिक्रिया नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सर्वाधिक अस्थायी तत्व है? सर्वाधिक अस्थायी तत्व कौन होता है? सीसा होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से क्या जल से हल्का होता है? जल से हल्का क्या चीज़ होती है? सोडियम होती है। अगला क्वेश्चन है सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आर्गन गैस भरी जाती है और उसके साथ में मरकरी का वेपर भरा जाता है। सामान्य ट्यूबलाइट में आर्गन के साथ साथ मरकरी का वेपर भी भरा जाता है। अगला क्वेश्चन है वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर किस रोग से संबंधित है? तो वो चेचक के रोग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? तो कैडमियम के प्रदूषण से होता है मानव में गुर्दे का रोग। अगला क्वेश्चन है बीसीजी का टीका किस बीमारी से बचाव के में लगाया जाता है? तो क्षय रोग से बचाव में बीसीजी का टीका लगाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो ऑक्सीजन कैसे मिलता है पेड़ पौधों को? जल द्वारा मिलता है। अगला क्वेश्चन है नेत्रदान में दाता की आँख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो नेत्रदान में दाता की आँख का रेटिना वाला भाग केवल उपयोग में लाया जाता है और वही केवल दाता दान कर सकता है। अगला क्वेश्चन है साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो फीमर वाली हड्डी होती है सबसे अधिक लंबी जो जांघ में पाई जाती है, फीमर हड्डी। अगला क्वेश्चन है गाय और भैंस के थानों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन नाम हार्मोन की सुई लगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है परखनली में शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो शिशु का परिवर्धन जो होता है परखनली के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में पसलियों में कितने जोड़े होते हैं? तो कुल 12 जोड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन है किस द्रव में एकत्र होने पर मांसपेशियों में थकाव का अनुभव होता है? तो लैक्टिक अम्ल जो होता है वो जब एकत्रित होता है तब मांसपेशियों में जब एकत्रित हो जाता है तो थकान का अनुभव मनुष्य को होने लगता है। अगला क्वेश्चन है स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण। अगला क्वेश्चन है वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो अपकेंद्रण के सिद्धांत पे कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है द्रव की बूंद संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण द्रव क्या करता है? संकुचित होकर अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम करने की कोशिश करता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से एक अदिश राशि है। अदिश राशि कौन है? संवेग होता है। अदिश राशि की परिभाषा क्या होती है? जिसको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। और जिसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है उसको हम क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। ठीक है। तो सदिश राशि के उदाहरण कौन कौन से हो गए? सदिश राशि के उदाहरण कौन कौन हो गए? संवेग हो गया, वेग हो गया, विस्थापन हो गया और त्वरण हो गया। और अदिश राशि का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? द्रव्यमान, चाल, आयतन और कार्य समय ऊर्जा, ये सब अदिश राशि के उदाहरण हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होता है? उसका आकार बढ़ता जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं।
इसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है? तो इसका द्रव्यमान होता है, ये गलत दिया हुआ है, होता है 6.68 गुणे 10⁻⁻27 kg होता है। किसका? अल्फा कण का द्रव्यमान होता है। केल्विन मात्रक में मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। तो हीलियम के एक परमाणु के बराबर क्या होता है? केल्विन मात्रक में मानव शरीर का तापमान होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न तापीय इंजनों का अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है? तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड प्रकाश की चाल होती है। किसमें? निर्वात में होती है। आज का पहला क्वेश्चन है, सदिश राशि है। सदिश राशि कौन है? सदिश राशि वेग एक सदिश राशि है। सदिश राशि होता क्या है? जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। जैसे संवेग हो गया, वेग हो गया, विस्थापन हो गया और त्वरण हो गया। और अदिश राशि किसे कहते हैं? जिसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उसे हम क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। जैसे द्रव्यमान हो गया, चाल हो गया, आयतन हो गया, कार्य हो गया, समय हो गया और ऊर्जा हो गया, इसे हम क्या कहेंगे? अदिश राशि कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक परिशुद्ध घड़ी में 3 बजने का समय दर्शा रही है। घंटे की सुई के 135 डिग्री घूमने के बाद समय क्या होगा? कह रहा है कि ये घड़ी है, उसमें 3 बज रहा है अभी, ठीक है, और जो वहाँ से जब 135 डिग्री जब घूमेगी तो कितना समय होगा? तो ये होता क्या है, 1 घंटे में घड़ी कितना कोण बनाती है? 30 अंश का कोण बनाती है घंटे में। तो 135 में हम भाग दे दें कितने का? 135 में हम 30 का भाग देंगे तो क्या निकल के आएगा? 4 घंटे 30 मिनट कुछ निकल के आएगा। ठीक है, तो 3 बजने में हम 4 घंटे 30 मिनट जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 7:30। तो 7:30 7:30 हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक खगोलीय मात्रक की औसत दूरी है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? खगोलीय मात्रक की औसत दूरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित हैं? तो आर्यभट्ट ने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर क्या है? गुरुत्वाकर्षित हैं। अगला क्वेश्चन है, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जेट इंजन रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है? क्यों लगाना पड़ता है? क्योंकि साइकिल उस समय जड़त्व में रहती है, ठीक है, और वेग में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? बल लगाना पड़ता है। जब बल लगा देते हैं तो फिर साइकिल को हम थोड़े से बल लगा के चला सकते हैं। ठीक है, तो चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए, उस समय साइकिल में क्या होता है? जड़त्व होता है, ठीक है, उस पर विजय पाने के लिए मतलब वेग में लाने के लिए अधिक बल लगाना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो लैमार्क एवं ट्रेविडेनस ने किया था। लैमार्क एवं ट्रेविडेनस ने किया था। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। किसको? थियोफ्रेस्टस को। इसको याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला चलते हैं, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा शास्त्र का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पुष्प का जो अध्ययन किया जाता है जिसमें उसे हम क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये देहरादून में है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किसे वर्गीकी का पिता कहा जाता है? तो कार्ल वान लिनियस को वर्गीकृत का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? तो स्पेसीज है। स्पेसीज में ही हम क्या करते हैं? वर्गीकरण का जो हम अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो जीवाणु की खोज सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक ने की थी। ठीक है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, एनटीपीसी में और ग्रुप डी में। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है? तो जीवाणुओं में जो वास्तविक केंद्रक होता है वो क्या होता है? अनुपस्थित होता है, उसमें नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन है, भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है। भोजन में विष किस कारण उत्पन्न होता है? तो क्लोस्ट्रीडियम
वैल्यूटनम के द्वारा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन के स्थितीकरण में कौन सी फसल सहायक होती है? नाइट्रोजन के स्थितीकरण में कौन सी फसल सहायक होती है? तो जो बीज वाले फल होते हैं वही क्या होते हैं? सहायक होते हैं। ठीक है, जैसे चना हो गया। चना मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए चना बोने को प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं द्वारा होती है? तो कुष्ठ रोग जो होता है वो किसके कारण होता है? जीवाणुओं द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवाणुओं युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है, क्या कार्य होता है? जीवाणुओं को निष्क्रिय करना उसका कार्य होता है। अगला प्रश्न है, दूध से दही के रूप में जमने का कारण है, तो क्या कारण होता है? लैक्टोबैसिलस कारण होता है। ठीक है, दूध से दही बनने के कारण। अगला क्वेश्चन है, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवकों को क्या कहते हैं? वृक्षों की छालों पर जो कवक उगते हैं उसे क्या कहते हैं? तो कार्टिकोल्स कहते हैं। खुजली के रोग इसके बीच का कारण है। खुजली का जो रोग होता है इसके बीच का क्या कारण होता है? तो कवक होते हैं। खुजली का क्या कारण होता है? कवक खुजली का कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, लाइकेन किन दो वर्गों के पौधों से मिलकर बनते हैं? लाइकेन जो होता है किन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बनते हैं? तो कवक और शैवाल से मिलकर बनते हैं। क्या बनते हैं? लाइकेन बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाइकेन किसके सूचक है? लाइकेन किसके सूचक होते हैं? वो वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जड़ के स्थान पर मूलाभास किस में पाया जाता है? जड़ के स्थान पर मूलाभास किस में पाया जाता है? तो ब्रायोफाइट्स में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? सबसे अधिक क्रोमोसोम जो होते हैं, गुणसूत्र होता है, वो किस में पाया जाता है? तो टेरिडोफाइट्स में पाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? तो टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन एक जीवित जीवाश्म है? कौन एक जीवित जीवाश्म है? तो साइकस जो होता है वो क्या होता है? जीवित जीवाश्म होता है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन मूल किस पौधे में पाई जाती है? श्वसन मूल किस पौधे में पाई जाती है? तो जूसिया में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, साबूदाना किससे प्राप्त होता है? जो साबूदाना हम लोग खाते हैं वो किससे प्राप्त होता है? तो वो साइकस से ही प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, जड़ें किस भाग से विकसित होती हैं? तो जड़ें मूलांकुर से विकसित होती हैं। अगला क्वेश्चन है, गाजर एक प्रकार का है। गाजर एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का वो जड़ होता है। अगला क्वेश्चन है, हल्दी के पौधों को खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? तो प्रकंद होता है। हल्दी का कौन सा हिस्सा खाने योग्य होता है? तो प्रकंद हिस्सा जो होता है वो खाने योग्य होता है। अगला क्वेश्चन होता है, प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो प्याज तने का परिवर्तित रूप होता है। फ्रेंड, ये जो 3-4 क्वेश्चन है यहाँ से एक प्रश्न बनता ही बनता है एग्जाम में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, घरों में विद्युत की पूर्ति 220 वोल्ट पर की जाती है, तो 220 वोल्ट प्रदर्शित करता है, औसत वोल्टेज प्रदर्शित करता है। 220 वोल्ट क्या करता है? औसत वोल्टेज प्रदर्शित करता है। यदि घर में बिजली कितनी जा रही है? 220 वोल्ट पर जा रही है तो ठीक है, जितना जाएगी उतना ही क्या होगा? वो औसत वोल्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में होते हैं। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों से मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन है, एम्पियर किसका मात्रक हो जाता है? विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन से पौधों में नाइट्रोजन अस्थायीकरण की क्षमता होती है? तो चना और अन्य जो दलहन फसलें होती हैं उसमें नाइट्रोजन अस्थायीकरण की क्षमता होती है। नाइट्रोजन अस्थायीकरण है क्या? मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए चना को बोने की प्राथमिकता दी जाती है। तो मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए क्रिया ही क्या है? ये नाइट्रोजन अस्थायीकरण है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य होता है? विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य होता है? तो विद्युत परिपथ की रक्षा करता है। विद्युत परिपथ की क्या करता है? रक्षा करता है। अगला क्वेश्चन है, पराश्रव्य तरंगें मनुष्यों के द्वारा नहीं सुनी जा सकती हैं। पराश्रव्य तरंगें जो होती हैं मनुष्यों के द्वारा नहीं सुनी जा सकती हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो आवृत्ति होती है वो कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज इसकी क्या होती है? आवृत्ति होती है, इसलिए इसको मनुष्य नहीं सुन सकता है। इसे कौन कौन सुन सकता है? कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ इसको सुन सकते हैं। ठीक है, वहीं हम श्रव्य तरंगों की बात करते हैं तो जिसकी आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से लेके
20,000 हर्ट्ज तक होती है, जिसे हमारा कान आसानी से सुन सकता है। ठीक है, और एक होता है अपश्रव्य तरंगें, जो 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली तरंगें होती है, उसे हम क्या कहते हैं, अपश्रव्य तरंगें कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो जो भू स्थिर उपग्रह होता है उसका आवर्तकाल 24 घंटे ही होता है। जितना पृथ्वी पे होता है दिन और रात मिला के, उतना ही भू स्थिर उपग्रह पे भी होता है। अगला क्वेश्चन है, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से अधिक होती है, अभी हमने देखा है। अगला क्वेश्चन है, आवृत्ति की इकाई क्या होती है? हर्ट्ज होती है। ठीक है, आवृत्ति की इकाई क्या होती है? हर्ट्ज होती है। अगला क्वेश्चन है, 1 किलो चीनी का भार, 1 किलो चीनी या कोई भी चीज़ होगी तो सबसे अधिक उसका भार कहाँ होगा? समुद्र तल पर सर्वाधिक होता है। कोई भी वस्तु होगी तो उसका सबसे अधिकतम भार कहाँ होगा? समुद्र तल पर सर्वाधिक होगा। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या है? ल्यूमेन होता है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो गुब्बारे चंद्रमा पर क्या होगा? फट जाएगा, क्योंकि वहाँ कोई वायुमंडल है नहीं। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो गुब्बारा चंद्रमा पर क्या होगा? जाके फट जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही हो तो उसमें स्थित व्यक्ति का जो भार होगा वो क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा, मतलब कोई भी उसमें परिवर्तन नहीं होगा यदि समान वेग से ऊपर जा रही है तब। अगला क्वेश्चन है, लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता रहता है, क्यों? इसका क्या कारण है? पृष्ठ तनाव के कारण जो मिट्टी का तेल होता है बराबर ऊपर चढ़ता रहता है लालटेन की बत्ती में। ठीक है, बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिरना प्रदर्शित करता है। एकाएक गिरना क्या प्रदर्शित करता है? आंधी और तूफान आने का प्रदर्शित करता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक यदि एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी और तूफान आने का प्रदर्शित करता है, संभावना रहती है। यदि वहीं बैरोमीटर का जो पाठ्यांक होता है यदि धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा आने की संभावना होती है। ठीक है, और यहीं यदि बैरोमीटर का जो पाठ्यांक होता है धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो दिन के साफ रहने की संभावना होती है। ठीक है, यहाँ से एक प्रश्न एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण ये है। अगला क्वेश्चन है, एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप क्या होगा? बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, गर्म जल 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 10 मिनट का समय लेता है तो 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में कितना समय लगेगा? तो उस 10 मिनट से अधिक समय लगेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, यदि दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग है तो उनका परिणामी कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, पत्थरों से भरी नाव नदी में तैर रही है, यदि सारे पत्थर नदी में गिर जाएं तो पानी का तल क्या होगा? वही रहेगा। ठीक है, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती हैं। ध्वनि तरंगें किस में नहीं चल सकती हैं? तो निर्वात में नहीं चल सकती हैं। ध्वनि की चाल सबसे अधिकतम किस में होती है? ठोस में होती है। ठोस में ध्वनि की चाल कितना होती है? 5130 मीटर प्रति सेकंड होती है। और वायु में ध्वनि की चाल कितना होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो प्रत्यावर्तित वोल्टेज को उच्च से निम्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं। क्यों बनाई जाती हैं? क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द्रवों का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली गति का विरोध करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? संयंता कहते हैं। जब किसी द्रव का एक लेयर एक दूसरे के लेयर का विरोध करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? संयंता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये एक यौगिक है। रेत क्या होता है? एक यौगिक होता है। अगला क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण है। विरंजक चूर्ण क्या है? तो विरंजक चूर्ण एक यौगिक है क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट 3 तत्व मिले होते हैं। इसका फार्मूला होता है CaOCl2, इसका फार्मूला होता है। तो इसमें कैल्शियम, ऑक्सीजन और क्लोरीन 3 तत्व इसमें मिले होते हैं तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, गैसों की श्यानता ताप बढ़ने पर क्या होती है? बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है,
ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं। क्यों जिंदा रहते हैं? क्योंकि बर्फ़ के नीचे जल का तापमान कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस होता है। और 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का जो घनत्व होता है वो क्या होता है? सबसे अधिकतम होता है। तो उस समय जल अभी जमा नहीं रहता है, इसलिए जलीय जंतु जो होते हैं, जीव होते हैं, वो क्या होते हैं? जिंदा रह सकते हैं, रह जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न हो तो दिन रात की अवधि क्या होगी? अधिक हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर निम्न में किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फैराडे के नियम पे कार्य करता है। फैराडे का नियम है क्या? किसी बंद परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, जो ईएमएफ होता है, विद्युत वाहक बल, उस परिपथ से होकर प्रवाहित चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के दर के बराबर होता है। ठीक है, तो इसलिए जो विद्युत मोटर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? फैराडे के नियम के सिद्धांत पे कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा बम जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई क्षति नहीं पहुंचा पाता है? तो न्यूट्रॉन बम जो होता है वो जीवन को नष्ट कर सकता है, आदमी की मृत्यु कर सकता है, लेकिन भवन और को कोई क्षति नहीं पहुंचाएगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है परमाणु बम। और वहीं हाइड्रोजन बम की बात करें तो वो किस पे कार्य करता है? नाभिकीय संलयन पे वो कार्य करता है। ठीक है, सबसे खतरनाक कौन सा बम होता है? तो हाइड्रोजन बम होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत सेल क्या होता है? ये क्या करता है? प्रकाश को विद्युत में ऊर्जा में परिवर्तित करता है, बदलता है। अगला क्वेश्चन है, घरों में पंखे, बल्ब आदि किस क्रम में लगे होते हैं? तो समांतर क्रम, सीरीज में लगे होते हैं। ठीक है, समांतर क्रम में लगे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो रांजन ने की थी एक्स किरणों की खोज। अगला है, पिच ब्लेड किसका अयस्क है? तो ये रेडियम का अयस्क होता है। क्या होता है? पिच ब्लेड। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो पिच ब्लेड किसका अयस्क है? रेडियम का अयस्क है। अगला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव पदार्थ से निकलने वाली किरणें क्या होती हैं? अल्फा, बीटा, गामा किरणें होती हैं। 3 किरणें निकलती हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ से। ठीक है, अल्फा, बीटा, गामा। अगला क्वेश्चन है, जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। वहीं हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। और प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? तो कार्ल वान लिनियस हैं द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक। अगला क्वेश्चन है, अमोनिया क्लोराइड का घोल है। अमोनिया क्लोराइड का घोल क्या होता है? एसिडिक होता है, अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन है, शीतलीकरण में निम्न में से कौन सा तत्व ऑक्साइड है? तो नाइट्रोजन जो होता है शीतलीकरण में क्या होता है? ऑक्साइड होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोलाग भाषा विकसित हुई थी। कब विकसित की गई थी प्रोलाग भाषा? 1972 में विकसित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, बैकबोन संबंधित है। बैकबोन किससे संबंधित है? तो इंटरनेट से संबंधित है। अगला है, वेब अस्तित्व में आया। वेब अस्तित्व में आया था अमेरिका में, सबसे पहले अस्तित्व में वेब आया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अक्रिय गैस वातावरण में नहीं पाई जाती है? तो जो आर्गन गैस होती है क्या होती है? अक्रिय होती है, जो वातावरण में नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील को बनाने में आयरन के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? तो स्टेनलेस स्टील को बनाने में आयरन और क्रोमियम का यूज किया जाता है। ठीक है, दोनों के संयोग से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है, परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि जो तंतु का प्रतिरोध होता है तारों की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए तंतु जो होता है क्या होता है? धारा प्रवाह होने से चमकने लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति के कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है, एक हार्स पावर के बराबर। ठीक है, अश्व शक्ति के बराबर। अगला क्वेश्चन है, कौन उपधातु हैं? उपधातु कौन कौन से हैं? तो आर्सेनिक हो गया, एंटिमनी हो गया और बिस्मथ हो गया। ये क्या है? एक उपधातु हैं। अगला क्वेश्चन है, यौगिक है। यौगिक कौन है? अमोनिया क्या है? एक यौगिक है। इसका फार्म NH3 इसका क्या होता है? रासायनिक
सूत्र होता है। तो ये दो तत्वों से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, तो इसे हम क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में स्थित कण होते हैं, तो कौन कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों से मिलकर परमाणु नाभिक बना होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो परमाणु नाभिक में क्या क्या उपस्थित रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अलेरी कल्चर कहते हैं। ठीक है, साग सब्जी पौधे उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? अलेरी कल्चर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो अमोनिया एक क्या है? रासायनिक यौगिक है। अगला क्वेश्चन है, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, तो मेज का कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मेज का कोणीय वेग क्या होगा? कम हो जाएगा। यदि कोई मेज है, गोल मेज, उस पर अचानक एक लड़का आके बैठ जाता है, तो जो उसका कोणीय वेग होगा वो क्या होगा? कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बल गुणनफल होता है, किसका किसका होता है? बल F बराबर क्या होता है? यम गुणे ए। तो यम क्या है? द्रव्यमान, और ए क्या होता है? त्वरण होता है। तो बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो बल द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाले वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं, क्या कहते हैं? आनुवांशिकी कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग होता है। ठीक है, P बराबर mv, तो m बराबर क्या हो जाएगा? P/v हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसके बराबर होता है? द्रव्यमान के बराबर होता है। तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात किसके बराबर होता है? भौतिक राशि प्राप्त होती है, तो द्रव्यमान प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई से माप सकते हैं? तो खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी की से माप सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की इकाई है, विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा न तो तत्व है और न ही यौगिक है? तो वायु न तो तत्व होती है, न ही यौगिक है। ये क्या है? वायु एक मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कहलाती है? तो पदार्थ की हमने तीन ही अवस्थाएं पढ़ी थी, लेकिन चतुर्थ अवस्था क्या होती है? प्लाज्मा अवस्था होती है। ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। चौथी अवस्था क्या होती है पदार्थ की? फूलों का अध्ययन कहलाता है। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। वहीं बात करें हम मधुमक्खी का अध्ययन, तो एपीकल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी का अध्ययन किया जाता है। वहीं बात करें हम कवकों का अध्ययन, तो माइकोलॉजी के अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है। वहीं हम बात करें पोमोलॉजी का, तो वहीं फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं। और मछली पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? हम पीसीकल्चर कहते हैं। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का इकाई क्या है? तो लेंस की शक्ति का इकाई डायोप्टर होता है। ठीक है, लेंस की क्षमता क्या होती है? P बराबर 1/f होता है, जिसको हम f को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, वहीं अवतल लेंस की बात करें, तो अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? नेगेटिव होती है। और उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? पॉजिटिव होती है। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। और ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? ठोस में होती है, उसके बाद द्रव में होती है, और उसके बाद किस में होती है? गैस में होती है। गैस में ध्वनि की चाल सबसे न्यूनतम होती है, और ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिकतम होती है। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, तो रेडियो तरंगे क्या होती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा क्या होती है? नियत रहती है। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा नियत होती है। परमाणु विद्युत होते हैं, क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। परमाणु विद्युत क्या होते हैं? उदासीन रूप से होते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी, जे थॉमसन ने की थी। और वहीं प्रोटॉन की बात करें, तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। और वहीं बात करें हम न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है, क्या कहलाती है? टिश्यू कल्चर कहलाती है।
जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा टिश्यू कल्चर कहलाती है। अगला प्रश्न है, परमाणु घड़ी निम्न प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है। जो परमाणु घड़ी होती है वो किसके अंतर्गत कार्य करती है? तो पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के पर कार्य करती है। ठीक है, परमाणु की घड़ी क्या होती है? सबसे सटीक समय के लिए जाना जाता है। परमाणु घड़ी को सबसे सटीक समय के लिए जाना जाता है। ठीक है, यह सेकेंड के 1/10वें भाग को भी क्या कर सकती है? गणना कर सकती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वार्टज घड़ियाँ निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं। तो दाब विद्युत प्रभाव के पर कार्य करती हैं। क्वार्टज घड़ियाँ किस पे कार्य करती हैं? दाब विद्युत प्रभाव पे कार्य करती हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन की गति प्रथम नियम क्या कहलाता है? न्यूटन की गति का प्रथम नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। और न्यूटन गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा भी मिलती है। ठीक है, और दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है F बराबर बल F बराबर यम में मास गुणे त्वरण। ठीक है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। और तीसरा नियम क्या है? न्यूटन का तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैर पर आरोपित बल। पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल के द्वारा क्या करता है? घोड़ा गाड़ी को खींचता हुआ आगे बढ़ता है। अगला प्रश्न है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक वेदन क्षमता किन किरणों की होती हैं? तो 3 किरणें होती हैं, अल्फ़ा बीटा गामा। तो गामा किरणों की क्या होती है? सबसे अधिक वेदन क्षमता होती है। और सबसे कम किसकी होती है? अल्फ़ा किरणों की सबसे कम वेदन क्षमता होती है। ठीक है, यहाँ से भी सवाल पूछ लिए जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, परमाणु क्रमांक कहते हैं। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। अगला प्रश्न है, धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो क्रुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है धूप के चश्मे के लिए। अगला प्रश्न है, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है, किसके कारण प्रवेश करता है? दूषित भोजन या जल से प्रवेश करता है पोलियो का वायरस हमारे शरीर में। अगला प्रश्न देखते हैं, मस्तिष्क की बीमारी का पहचान किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो ईसीजी टेस्ट होता है, इसके द्वारा मस्तिष्क की बीमारी की पहचान की जाती है। अगला प्रश्न है, निद्रा रोग नामक बीमारी होती है। तो ट्रिपैनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से निद्रा रोग की बीमारी होती है। निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? जीवाणु से कौन सा रोग होता है? तो तपेदिक रोग जो होता है वो किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। जीवाणु के कारण और भी कई रोग होते हैं, उसे जान लेते हैं। तो टिटनेस हुआ, हैजा हुआ, प्लेग हुआ, टाइफाइड हुआ और निमोनिया और काली खांसी हुआ, वो भी किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न है, शहद का प्रमुख घटक है। शहद का प्रमुख घटक क्या है? फ्रक्टोज है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। तो मानव शरीर के यकृत में विटामिन ए क्या होता है? संचित रहता है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है? आंवला विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत होता है। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम तत्व जो होता है बहुत ही लाभदायक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पालक के पत्तों में निम्न में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो पालक के पत्तों में, हरी सब्जियों में लोहे की मात्रा क्या होती है? सबसे अधिक होती है, आयरन सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है, श्वेत सफ़ेद रक्त कणिकाओं का कार्य होता है। सफ़ेद रक्त कणिकाएँ WBC क्या करती हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करती हैं? बढ़ाती हैं। अगला प्रश्न है, किस रुधिर का वर्ग सर्वदाता होता है? सर्वदाता कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? तो ब्लड ग्रुप वो क्या होता है? सर्वदाता होता है। ठीक है, और वहीं हम ब्लड ग्रुप सर्वग्राही की बात करें तो AB ब्लड ग्रुप क्या होता है? सर्वग्राही होता है, जो सबको दे सकता है। ठीक है,
और ये ओ क्या है, सर्वदाता है, सबको ब्लड दे सकता है। अगला प्रश्न है, किसमें लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है? तो हरी शाक सब्जियों में लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में शरीर में पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है। ठीक है, छोटी आंत में। अगला प्रश्न है, कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो पनीर जो होता है मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, यदि पिता का जो ब्लड ग्रुप है ए है और माता का ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है, तो उनके पुत्र का ब्लड ग्रुप कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? ओ हो सकता है उनके पुत्र का ब्लड ग्रुप। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर का अधिकतम भाग किससे बना है? तो हमारे शरीर का अधिकतम भाग जल का बना होता है। अगला प्रश्न है, शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह किसके रूप में होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है, मछलियों के यकृत में तेल किस विटामिन की प्रचुरता होती है? जो मछलियों का यकृत तेल होता है वो किस विटामिन अधिक उसमें होता है? तो विटामिन डी अधिकतम उसमें पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? तो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय का जो रंग होता है वो पीला होता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया था? तो सबसे पहले कोपरनिकस ने यह सिद्ध किया था कि पृथ्वी तथा अन्य सूर्य ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार हो जाता है, इसका क्या कारण होता है? कि जल का क्वथनांक उस समय बढ़ जाता है। ठीक है, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक पारा होता है। चावल को पकाने में कहाँ पर अधिकतम समय लगता है? तो ऊंची चोटियों पर या पर्वत पर पकाने पर खाना में अधिक समय लगता है। तो माउंट एवरेस्ट पर चावल या कोई भी खाना पकाने में अधिक समय लगता है। सिरका का रासायनिक नाम क्या है? सिरका का रासायनिक नाम है एथेनाइक एसिड, एथेनाइक अम्ल। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अगला प्रश्न है, कौन सी अश्रु गैस है? आंसू गैस कौन सी होती है? तो क्लोरोपिक्रीन जो होती है क्या होती है? आंसू गैस होती है। निम्न में कौन सा वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है। अगला प्रश्न है, कोई भी गैस निम्न स्थिति में आदर्श गैस के रूप में व्यवहार करती है। तो कोई भी गैस निम्न दाब और उच्च ताप पर आदर्श गैस के रूप में व्यवहार करती है। निम्न में से किसे एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं? निम्न में किसमें एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं? तो विषाणु में एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? तो चेचक के टीके का खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। फ्रेंड, ये 500 जनरल साइंस के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी एग्जाम का पेपर देने जा रहे हो तो बस एक बार इस वीडियो को देखकर जरूर जाइए। यहाँ से डेफिनेटली बहुत ही प्रश्न देखने को मिलेंगे, एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एड्स होने का क्या कारण है? T4 लिम्फोसाइट की कमी के कारण क्या होता है? एड्स रोग होता है। और T4 लिम्फोसाइट कमी क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता इससे नष्ट हो जाती है। ठीक है, एड्स की जांच किससे की जाती है? तो जो इलिसा नाम का टेस्ट होता है उसके द्वारा किया जाता है, एड्स की जांच की जाती है। अगला प्रश्न है, शैवालों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो शैवालों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। अगला प्रश्न है, लाल सागर का लाल रंग किसके कारण उपस्थिति के कारण होता है?
तो लाल सागर का लाल रंग शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। अगला प्रश्न है, गलगंड रोग से कुछ समुद्री खरपतवार खाने से बचा जा सकता है। तो गलगंड रोग को क्या कहते हैं? घेघा रोग के नाम से भी जाना जाता है, और घेघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। तो समुद्री का खरपतवार खाने से आयोडीन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। समुद्री के खरपतवार में आयोडीन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, जिसको खाने से गलगंड रोग से बचा जा सकता है। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। लाइकेन किसका सूचक है? लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचक होता है। कुनैन किससे प्राप्त होता है? तो सिनकोना के वृक्ष के सिनकोना के पेड़ से कुनैन प्राप्त होता है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो जो पुष्पक्रम होता है फूल गोभी का खाने योग्य भाग होता है। सामान्यतः अंकुरित के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आप लोगों ने चना देखा होगा, चना को अंकुरित होने के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। उसको भे के कपड़े में बांध के रख दिया जाता है, तो क्या होता है? अंकुरण हो जाता है उसका। अगला प्रश्न है, तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो गन्ना के लिए प्रयोग किया जाता है तना काट। नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो भ्रूणपोष जो होता है नारियल का, वो खाने योग्य भाग होता है। आम के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या है? वनस्पति नाम को हम क्या कहते हैं? वैज्ञानिक नाम भी कहते हैं। तो आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम होता है। और मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? होमो सेपियंस होता है। और मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? राना ट्रिगा होता है। और कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? कैनिस फैमिलीज होता है। और बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? फ्लाई डोमेस्टिका होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निषेचन क्रिया क्या है? एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन है निषेचन क्रिया। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन है? तो रेफ्लेसिया जो होता है, रेफ्लेसिया वो संसार का सबसे बड़ा पुष्प होता है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग पुष्प होता है। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो वृक्क में मानव के शरीर का रक्त का शुद्धिकरण होता है। सफ़ेद रक्त कण WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना ही सफ़ेद रक्त कोशिका का काम होता है। राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार किस क्षेत्र में स्थित है? तो राजस्थान का जो खेतड़ी नामक क्षेत्र है वो तांबे के भंडार के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है? तो चावल भारत की प्रमुख धान्य फसल है। अगला प्रश्न है, पत्तियों के दो कार्य होते हैं, प्रकाश संश्लेषण व वातपोषण होते हैं। प्रकाश संश्लेषण व वातपोषण पत्तियां करती हैं। डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग में किया जाने वाला कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का कार्य किस किस में आता है? मूर्ति बनाने में, और डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं चिकित्सा में, ठीक है। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2 इसका रासायनिक सूत्र होता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो उसमें तांबा मिलाया जाता है। तांबा मिलाने से क्या होता है? सोने को आसानी से मोड़ा जा सकता है। अगला प्रश्न है, सबसे भारी धातु कौन सी होती है? सबसे भारी धातु कौन होती है? तो ओस्मियम सबसे भारी धातु होती है। वहीं सबसे हल्की धातु की बात करें तो लिथियम जो होती है सबसे हल्की धातु होती है। ये दोनों प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। आग बुझाने वाली गैस कौन सी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है आग बुझाने के काम आता है। रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है, क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं, पेड़ क्या छोड़ते हैं रात में? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। होता क्या है कि
कि पेड़ दिन में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और रात में क्या करते हैं पेड़ कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। और मनुष्य क्या करता है, मनुष्य तो 24 घंटा ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो इसलिए पेड़ के नीचे सोना रात को हानिकारक होता है। मानव में प्रचुर मात्रा में कौन सी तत्व पाई जाती है? तो ऑक्सीजन मानव में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। टमाटर सॉस में पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है टमाटर में? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में। बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो अरस्तु को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी का जन्मदाता कहते हैं। अरस्तु जो वैज्ञानिक हैं उन्हें बायोलॉजी का जन्मदाता कहते हैं। पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो मूंगफली का जो फल होता है वो भूमि के नीचे पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करती है? तो कोशिका भित्ति जो होती है वो कोशिका को क्या करती है, एक निश्चित रूप, एक निश्चित आकार प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो नागपुर में है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान। अगला प्रश्न है, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो उर्वरक खाद के से संबंधित है भूरी क्रांति। अगला प्रश्न है, मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक स्रावित होता है? मादा पशुओं में बच्चा पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक स्रावित होता है? तो ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन स्रावित होता है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? तो भारत का आंध्र प्रदेश राज्य एशिया के अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो बरेली जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है वहाँ पे भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान स्थित है। लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो मीट और मांस के उत्पादन से लाल क्रांति संबंधित है। मुर्गियों में सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी होती है? तो रानीखेत नाम की एक बीमारी होती है जो मुर्गियों में पाई जाती है और बहुत ही खतरनाक होती है। दूध का घनत्व किस यंत्र की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है? तो दूध का घनत्व हम किससे ज्ञात करते हैं? लैक्टोमीटर के द्वारा दूध का घनत्व ज्ञात करते हैं। भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे अधिक पशुधन आबादी पाई जाती है। किस स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है? तो मादा हाथी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है। केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान केंद्र। मनुष्य के शरीर में एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? तो मनुष्य के आंत में पाया जाता है एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका पाया जाता है। किसके अधपके मांस को खाने से फीता कृमि मनुष्य के आंत में पहुंचता है? तो सूअर के अधपके मांस को खाने से फीता कृमि मनुष्य के आंत में पहुंच जाता है। ये एक परजीवी जीव होता है जो फीते के आकार का होता है। अगला प्रश्न है, केचुए में कितनी आँखें होती हैं? तो केचुए की कोई नेत्र, कोई आँख नहीं होती है। और केचुए को क्या कहा जाता है? प्रकृति का हलवा कहा जाता है और किसान का मित्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? तो मत्स्य वर्ग का उदाहरण होता है समुद्री घोड़ा। मलेरिया रोग का वाहक कौन है? तो मादा एनाफिलीज जो मच्छर होता है वो मलेरिया रोग का वाहक होता है। सबसे विषैली मछली कौन सी है? तो पाषाण मछली जो होती है सबसे विषैली मछली होती है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन है? तो शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा पक्षी होता है। अगला प्रश्न है, घोंसले बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो किंग कोबरा है जो अपना घोंसला बनाता है। अगला प्रश्न है, पाओ क्रिस्टेस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो मोर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पाओ क्रिस्टेस होता है। सबसे विशाल जीवित स्तनपायी प्राणी कौन सी है?
तो नील व्हेल जो होती है, नीली व्हेल, ब्लू व्हेल जिसको कहते हैं, वो सबसे विशाल जीवित स्तनपायी प्राणी है। सबसे छोटा पक्षी कौन है? तो हमिंग बर्ड जो होता है सबसे छोटा पक्षी होता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल प्राप्त होता है। सामान्य प्रयोगों में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो फूल की कली से प्राप्त होता है मसाला जो लौंग होता है। अगला प्रश्न है, भूमि में पौधों की जड़ों के लिए जल उपलब्ध होता है, कैसे होता है? तो केशिकत्व के कारण भूमि में पौधों की जड़ों में के लिए जल उपलब्ध रहता है, केशिकत्व के कारण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो पौधों में होती है केवल दिनों में ही होती है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कौन होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया वो कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप से नापी जाती है। तो ऑक्जेनोमीटर से तने की वृद्धि दर सही रूप से मापी जाती है। अग्नि निर्जा रोग है वो किससे संबंधित है? तो अग्नि निर्जा रोग जो होता है वो सेवों में पाया जाता है। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? तो मानव शरीर में अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम किस प्रकार के उपभोक्ता होते हैं? तो हम द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। प्रथम उपभोक्ता कौन हो गया? भेड़ या बकरी हो गया। होता क्या है, घास जो होती है, घास को कौन खाता है? बकरी खाती है। और बकरी को फिर कौन खाता है? मनुष्य खाता है, आदमी खाता है। तो बकरी या भेड़ जो हो गए वो प्रथम उपभोक्ता हो गए, और मनुष्य कौन सा हो गया? द्वितीय उपभोक्ता हो गया। अगला प्रश्न है, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डेमोग्राफी के अंतर्गत जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य की त्वचा किस स्थान पर सबसे मोटी होती है? तो तलवे पर मनुष्य की त्वचा जो होती है सबसे मोटी होती है। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो सौर ऊर्जा से प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो फीमर, जांघ की जो हड्डी होती है, फीमर नाम की हड्डी होती है जांघ की, जो सबसे लंबी होती है। अत्यधिक ऊंचे ताप की माप किसके द्वारा की जाती है? तो पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी के द्वारा ऊंचे ताप की माप की जाती है। इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? तो वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल की बूंदों के द्वारा परावर्तन के कारण क्या होता है? इंद्रधनुष बनता है। और इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? कुल 7 रंग होते हैं। सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जा सकता है? तो पाइरोमीटर तापमापी जो होता है उसके द्वारा सूर्य का ताप मापा जाता है। सेल्सियस तापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक क्या होते हैं? तो सेल्सियस तापक्रम पर जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है, और हिमांक कितने पर होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तरंग वेग, आवृत्ति तथा तरंगदैर्घ्य में क्या संबंध है? तो वेग बराबर क्या होता है? n लैम्डा होता है। ठीक है, v बराबर n लैम्डा। न्यूनतम संभव तापमान कितना होता है? तो -273 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम संभव तापमान है। किसमें विशिष्ट ऊष्मा का तापमान सर्वोच्च होता है? तो जल का विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वोच्च होता है। प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है? तो प्रकाश का वेग अधिकतम सबसे अधिक निर्वात में होता है। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो सूर्य विकिरण का जो अवरक्त किरणें होती हैं वो सोलर कुकर को गर्म कर देती हैं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ताप संरक्षण पे आधारित है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है फ़ारेनहाइट में? तो फ़ारेनहाइट में होता है 98 फ़ारेनहाइट होता है, और सेंटीग्रेड की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। समुद्र जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो आसवन विधि के द्वारा समुद्र जल को शुद्ध किया जा सकता है। दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? तो दलदली भूमि से मीथेन गैस निकलती है, जिसका रासायनिक सूत्र है CH4।
मांसपेशियों में कौन से अम्ल एकत्रित हो जाने से थकावट महसूस होती है? तो लैक्टिक अम्ल के एकत्रित हो जाने से थकावट महसूस होती है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल अंगूर में पाया जाता है। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है? तो ऑर्गेनोलॉजी के अंतर्गत कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन किया जाता है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो तंत्रिका तंत्र की जो कोशिका होती है मानव शरीर की सबसे लंबी होती है। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो दांत मुख्य रूप से डेंटाइन के बने होते हैं। और शरीर का सबसे कठोर भाग कौन होता है? दांत का जो एनामिल होता है वो सबसे कठोर भाग होता है। किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? तो पैरामीशियम का आकृति कैसा होता है? पैर की चप्पल के समान होता है। गाजर में किस विटामिन की समृद्धि स्रोत होता है? गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए गाजर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए और किस किस चीज़ में पाया जाता है? आम में पाया जाता है, पपीता में पाया जाता है, पालक में पाया जाता है और अंडा में पाया जाता है। विटामिन बी की बात करते हैं तो काजू और अखरोट में विटामिन बी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। और विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी आंवला में पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है और संतरा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में प्रोटीन की मात्रा नहीं पाई जाती है, इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और चावल को पॉलिश करने से विटामिन बी जो होता है वो नष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो मानव का मस्तिष्क लगभग 1350 से 1400 ग्राम तक होता है। रक्त में पाया जाने वाला धातु कौन सा होता है? तो लोहा रक्त में पाया जाता है। किण्वन का उदाहरण है। किण्वन किसका किसका उदाहरण होता है? तो दूध का खट्टा हो जाना, खाने का ब्रेड का बनना और गीले आटे का खट्टा हो जाना, ये सब किसके उदाहरण है? ये सब किण्वन के उदाहरण हैं। कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो जो पनीर होता है मानव में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? तो डेक्रो नाम की जो छिपकली होती है वो उड़ने वाली छिपकली होती है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो किंग कोबरा जो होता है एकमात्र सांप है जो अपना घोंसला खुद का बनाता है। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन है? तो ब्लू व्हेल जो नीली व्हेल है जिसको शार्क कहते हैं वो सबसे बड़ी मछली है। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं? तो दालें प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती हैं। देसी घी में सुगंध क्यों आती है? तो डाई एसिटल के कारण देसी घी में सुगंध आता है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो लाल रंग का विक्षेपण इंद्रधनुष में सबसे अधिक होता है। लाल रंग की बात करें तो लाल रंग की आवृत्ति जो होती है सबसे कम होती है और तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। वही बैंगनी रंग की बात करें तो बैंगनी रंग का जो आवृत्ति होता है सबसे अधिक होता है और तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो जेएल बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा जो है चमकदार दिखाई देता है। गोबर गैस में मुख्यतः रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर में मुख्य रूप से मीथेन पाई जाती है जिसका रासायनिक सूत्र होता है CH4। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? तो लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता की जांच की जाती है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो एल्युमिनियम पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का मोती मुख्य रूप से बना होता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन जो होता है मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। किस प्रकार के ऊतक शरीर में सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो एपिथेलियम ऊतक जो होते हैं मानव शरीर में सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था? तो मनुष्य ने सर्वप्रथम अपने कुत्ता को पालतू बनाया था। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में पिघला दिया था? किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो डेवी नाम के जो वैज्ञानिक थे सर्वप्रथम उन्होंने बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में रगड़कर घिसकर पिघला दिया था। सबसे अधिक तीव्रता
की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो जो बाघ प्राणी होता है, जीव होता है, वो क्या होता है, सबसे अधिक ध्वनि उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का जो किरीट वाला भाग होता है वही दिखाई देता है। और सूर्य ग्रहण कब लगता है? सूर्य ग्रहण जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाती है तो सूर्य ग्रहण लगता है। वहीं चंद्र ग्रहण की बात करें तो जब सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक है। सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य की किरण में कुल 7 रंग होते हैं, जिसका फार्मूला होता है विव ग्योर। विव ग्योर, तो वायलेट हो गया, इंडिगो हो गया, ऑरेंज हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया और रेड हो गया। तो ये 7 रंग पाए जाते हैं सूर्य की प्रकाश में। अगला प्रश्न है, टाइपराइटर टंकण मशीन के आविष्कारक कौन है? तो सोल्स नाम के वैज्ञानिक हैं जो टाइपराइटर टंकण मशीन के आविष्कारक हैं। सिरका का लैटिन नाम में क्या कहा जाता है? सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो एसीटम कहा जाता है सिरका को लैटिन भाषा में। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने में प्रयोग किया जाता है। ऑक्जैलिक अम्ल जो होता है इसका प्रयोग कपड़ों से धब्बे को हटाने में किया जाता है। गन्ने में लाल सड़न रोग जो होता है वो किसके कारण होता है? तो वो कवकों के द्वारा होता है। गन्ने में जो लाल सड़न रोग होता है वो कवकों के द्वारा होता है। आम का वनस्पतिक नाम क्या है? तो मैंगिफेरा इंडिका होता है आम का वनस्पतिक नाम। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण जो होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है? तो वो जड़ों से प्राप्त होता है। कॉफ़ी में के पाउडर में मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण जड़ों से प्राप्त होता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो आंवला होता है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत। विटामिन सी खट्टे चीज़ों में पाई जाती है। आंवला हो गया, संतरा हो गया और नींबू हो गया। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? तो वाटसन के द्वारा आनुवंशिकता को आनुवंशिकी कहा गया। विज्ञान को, आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया वाटसन के द्वारा। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? तो वाटसन के द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। धूल प्रदूषण रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष कौन होता है? तो नीम का जो पेड़ होता है, वृक्ष होता है, वो धूल के प्रदूषण रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष होता है। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबा धातु का प्रयोग सबसे पहले मानव द्वारा किया गया था। किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? तो हवाई जहाज के उड़ने के कारण सबसे ज़्यादा उड़ान भरने में सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण होता है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं फोटॉन कहते हैं। प्रकाश जिस छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है उसे हम क्या कहते हैं? फोटॉन कहते हैं। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई पड़ता है। अस्त होते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्य अस्त होते समय लाल प्रतीत होता है। कौन सा एक कूट फल है? कूट फल कौन है? तो सेब एक कूट फल होता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है? अल्टीमीटर का उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी धातु जो होती है वो बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है। सूर्य में होता है हाइड्रोजन व हीलियम गैसें सूर्य पर प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लाल चींटियों में फार्मिक अम्ल पाया जाता है और बिच्छू के डंक में भी फार्मिक अम्ल पाया जाता है। हल्दी के कौन सा खाने योग्य हिस्सा होता है? तो हल्दी का जो प्रकंद वाला हिस्सा होता है वो खाने योग्य होता है। कौन सा रूपांतरित तना है? तो आलू क्या होता है? तना का रूपांतरित होता है। भोजपत्र उत्पन्न होता है। तो बेटुला की छाल से भोजपत्र उत्पन्न किया जाता है जिसपे भोजन किया जाता है। क्षोभ मंडल शब्द किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रयोग किया था? तो तीसरा द बोर नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्षोभ मंडल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था।
पृथ्वी से वापस जाने वाली विकिरण को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी से जो विकिरण वापस चली जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं? पार्थिव विकिरण कहते हैं। सूर्य ताप पृथ्वी पर किस प्रकार की तरंगें उत्पन्न करता है? तो लघु तरंगें उत्पन्न करता है। सूर्य ताप जो होता है पृथ्वी पर लघु तरंगें उत्पन्न करता है। द्वीपों की संख्या सर्वाधिक कहाँ है? तो प्रशांत महासागर में द्वीपों की संख्या सबसे अधिक है। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी लगभग एक ही सरल रेखा में स्थित होते हैं तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? उस स्थिति को दैनिक ज्वार कहा जाता है, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही सरल रेखा में स्थित होते हैं। सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? तो वान लेक नाम का एक सागर है जो सबसे अधिक लवणता वाला है। लवणता मतलब नमक की वहाँ मात्रा अधिक पाई जाती है। ठीक है। जल में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो हाइड्राफाइट्स कहते हैं जल में उत्पन्न होने वाले पौधों को। मालाबार क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है? तो वर्षा वन प्रकार की वनस्पति मिलती है मालाबार क्षेत्र में। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रांजन ने किया था एक्सरे का आविष्कार। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण आता है? तो उसमें पोटेशियम की उपस्थिति के कारण प्याज लहसुन में गंध आता है। आलू किस कुल से संबंधित है? तो सोलेनेसी कुल से संबंधित है क्या आलू? दालचीनी पेड़ किस भाग से प्राप्त होती है? दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है? तो दालचीनी वृक्ष के छाल से प्राप्त होती है। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो ताड़ के वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त होता है। इस सदी के प्रारंभ में हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था? तो राइट्स ब्रदर ने हवाई जहाज़ का आविष्कार किया था इस सदी के प्रारंभ में। दक्षिण गोलार्ध में स्थित सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो न्यू कैसल जो है दक्षिण गोलार्ध में स्थित है, जो सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। किस प्रकार की जलवायु पाटजोल का निर्माण करती है? किस प्रकार की जलवायु पाटजोल का निर्माण करती है? तो भूमध्य सागरीय जो जलवायु होती है वो पाटजोल का निर्माण करती है। पेट में भोजन पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? पेट में भोजन पचाने के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या है? कार्बन का सबसे सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है हीरा। अगला है सदिश राशि कौन है? तो वेग एक सदिश राशि है। और सदिश राशि क्या होता है? जिसको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। और अदिश राशि क्या होता है? जिसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। उसे हम क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। वाहनों से निकलने वाला हवा प्रदूषित गैस मुख्यतः है। तो वाहनों से निकलने वाला हवा क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो बहुत ही प्रदूषित गैस है। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम कौन सा है? तो पैराफिन मोम जो होता है वो पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है। नींबू खट्टा किसके कारण होता है? तो साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू खट्टा होता है। शराब का निर्माण किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? तो किण्वन विधि के द्वारा शराब का निर्माण किया जाता है। अगला है 5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई उसकी आधी होनी चाहिए। ये गलत है, उसकी आधी होनी चाहिए, मतलब 2.5 मीटर कम से कम बड़ा दर्पण होना चाहिए। अगला है पौधों के किस भाग में काफ़ी प्राप्त होती है? पौधों के किस भाग से काफ़ी प्राप्त होती है? तो पौधों के बीजों से काफ़ी प्राप्त होती है। अगला है किस में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो सोयाबीन में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। धान का प्रसिद्ध रोग जो खैरा रोग होता है वो किसके कारण होता है? तो वो विषाणु के कारण होता है, धान का खैरा रोग। जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, किसका कथन है? जीवद्रव्य जो होता है जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? तो लामार्क ने ये कथन दिया था कि जीवद्रव्य जो है वो भौतिक जीवन का भौतिक आधार है। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधों को क्या कहलाते हैं? जीरोफाइट्स कहलाते हैं। रेगिस्तान में पौधे जो उत्पन्न होते हैं, जो पैदा होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? जीरोफाइट्स कहते हैं। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर विकिरण के द्वारा आती है। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? माइक्रोफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। मैनोमीटर द्वारा किसकी माप की जाती है? तो गैसों के दाब की माप किसके द्वारा की जाती है? मैनोमीटर के द्वारा की जाती है।
सबसे शुद्ध तत्व कौन सा है? तो सोडियम सबसे शुद्ध तत्व होता है, शुद्ध तत्व होता है सोडियम। सूर्य की किरण की तीव्रता मापने के लिए उपकरण को क्या कहते हैं? सूर्य की किरण की तीव्रता मापने के लिए उपकरण को क्या कहते हैं? तो एक्टियोमीटर कहते हैं सूर्य की किरण की तीव्रता मापने के लिए यंत्र को, उपकरण को। हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु कौन सी है? तो पैलेडियम जो धातु है वो हाइड्रोजन का क्या कर लेती है? अवशोषण करती है। क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो रेडियो एक्टिव धार्मिकता की इकाई क्या होती है? क्यूरी होती है। वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है? वह धातु कौन सी है? तो जो ताम्र तांबे को कहते हैं। तो तांबे की धातु होती है जिसको धूप में रखने पर धातु के ऊपर हरी रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है। तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो ऑक्सीकरण का उदाहरण है लोहे पर जंग का लगना। कौन सी गैस वायु से भी हल्की है? अमोनिया जो गैस है वो वायु से भी हल्की होती है। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ओस्मियम सबसे भारी धातु होता है। वहीं बात करें सबसे हल्की धातु की, तो लिथियम धातु जो होता है सबसे हल्का होता है। सबसे मजबूत धातु की बात करें तो टंगस्टन जो होता है सबसे मजबूत धातु होता है। और सबसे कठोर धातु की बात करें तो क्रोमियम जो होता है सबसे मजबूत, सबसे कठोर धातु होता है। अगला है, सोना को कठोर करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तांबा या चांदी मिलाया जाता है सोना को कठोर करने के लिए। कोहरा, बादल, धुंध आदि किसके उदाहरण हैं? तो ये सब एरोसाल के उदाहरण हैं। कोहरा, बादल, धुंध आदि ये किसके उदाहरण हैं? एरोसाल के उदाहरण हैं। क्रिकेट की गेंद को किस कोण पर मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी जा सके? तो 45 अंश के कोण पर क्रिकेट की गेंद को मारा जाना चाहिए जिससे वो अधिकतम दूरी जा सके, तय कर सके। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है। और विटामिन ए का स्रोत क्या है? गाजर है, पालक है, दूध है, अंडा है और पनीर। इसमें क्या पाया जाता है? सब में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो यह नियम मेंडलीफ ने प्रतिपादित किया था। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है? तो लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? 4.2 × 10³ जूल होता है 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान। कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों मापक्रमों में एक समान होता है? तो -40 डिग्री जो होता है वो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों पे बराबर होता है। तो फ्रेंड हमने पूरे 500 जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं। फ्रेंड वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास, जिससे कि वही पढ़ सकें और जान सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हर नई वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो थैंक यू फ्रेंड, विश यू ऑल द बेस्ट।